क्यों पढ़ायो छे काते के रुपया लगा रहे छे ठीक पढ़ा ले ठीक पढ़ ले सी गांव वाली 6 रुपया क्यों लगा रहे हो 6 2 ही क्यों नहीं लगा रहे तो इसका मतलब आप एक अच्छे एक्टर भी हो अच्छी फिल्म भी बना सकते हो कभी। मैं तो कभी डिप्रेशन ही आता ही नहीं था, घर वाले जबरदस्ती डिप्रेशन में डाल दिए। इसका मतलब आपके साथ के दोस्त थे वो भोले थे, नहीं तो किसी दिन आत्मा को पकड़ के उठा के पटके उस दिन पता चले आत्मा तो मेरी हैबिट थी कि मैं जब चाहूँ तब मैं मतलब अपने हाथ के रोंगटे खड़े कर सकता हूँ। नमस्कार, नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे बीच में 3 भविष्य के डॉक्टर बैठे हैं। तीनों नीट 2021 में सिलेक्ट हो चुके हैं। सीताराम मंडा बालेरा बिदासर चूरू जिले का रहने वाला है और 671 नंबर सीताराम ने बनाए हैं। कक्षा 11वीं 12वीं और टारगेट कोर्स पीसीपी में हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है रितिका शर्मा, सीकर के पास के नाथावतपुरा गांव से है। 659 नंबर है। 9-10 प्रिंस स्कूल हिंदी मीडियम में पढ़ा। 11-12 टारगेट पीसीपी में पढ़ा। और थर्ड साक्षी खर्रा है, 630 नंबर आपके हैं। 9-10 प्रिंस एकेडमी से पढ़ा और उसके बाद में 11-12 टारगेट पीसीपी से किया। मीन्स प्रिंस स्कूल में जो बच्चा आ गया तो डॉक्टर IIT बन के ही वो बच्चा आगे निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं संवाद करना चाहूंगा सूट बूट होकर बैठे जेंटलमैन सीताराम मंडा से। अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सीताराम मंडा है और मेरे पापा का नाम पोखराम मंडा है और मैं राजस्थान चूरू और तहसील बिदासर और ग्राम पंचायत बालेरा का निवासी हूँ। और मेरे परिवार में मेरी 4 बहनें मेरे से बड़ी हैं और एक मेरा छोटा भाई है निखिल मंडा। 6 भाई बहन, बड़ा परिवार है आपका, तो बड़ा पूरा परिवार है जी, बहुत बढ़िया। तो रितिका शर्मा नेक्स्ट अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रितिका शर्मा है, मैं नाथावतपुरा सीकर से रहने वाली हूँ और मैंने 9-10 प्रिंस हिंदी मीडियम से किया है। यहाँ आने के बाद ही मुझे बहुत कुछ पता चला। मैं नहीं जानती थी कि डॉक्टर बनना मतलब नीट क्लियर करना होता है तो डॉक्टर बनते हैं। मैं कोई रास्ता डॉक्टर बनने तक का नहीं जानती थी। मेरा कोई कभी एम ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन प्रिंस में आने के बाद यहाँ भाषण सुन के आपको लगा कि ऐसे करके मेरा 11th का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर 12th पढ़ाई करी। तब तक इतना कुछ ज्यादा नीट का मतलब वो नहीं था कि 12th के साथ सेलेक्ट होना है या फिर कुछ आगे करना है, नहीं वो नहीं था। फिर टारगेट में आने के बाद असली एम पता चला कि हाँ बस सेलेक्ट होना ही है। जब पकड़ ही लिया किसी चीज को तो सेलेक्ट करना ही होगा। और इस चीज के लिए मेरी सिस्टर हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। मेरे मार्क्स पूछना, मुझे सब कुछ करना, कोचिंग्स में आना, टीचर से बात करना कि क्या करती है, कितने मार्क्स आते हैं, कहाँ गलती हो रही है, क्या था। सबसे बड़ा रोल मेरी सिस्टर का मुझे मोटिवेट आप तो प्रोफेसर की तरह बोलने लग गए हैं नॉन स्टॉप। आप रितिका साक्षी खर्रा को मौका दें, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम साक्षी खर्रा है, मैं पलसाना सीकर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक LIC ऑफिसर हैं। LIC ऑफिसर तो चारों तरफ बहुत जानते हैं, घर घर को जानते हैं। तो इसका मतलब LIC ऑफिसर, पिताजी का नाम बताएं। लोकेश खर्रा। लोकेश जी खर्रा की बेटी डॉक्टर बनने जा रही है और LIC ऑफिसर की बेटी डॉक्टर बनती है तो कम से कम 10 एडमिशन तो हो ही जाते हैं पीछे पीछे जी। और बस मेरे को यहाँ प्रिंस में आने के बाद सब मेरा गोल पता चला। 9-10 से एकेडमी में मोटिवेट करने लग गए थे मेरे को। जब आप 9वीं में यहाँ आए थे उस दिन क्या बनने की सोच रहे थे आप? सर तब तो कुछ भी नहीं पता था। ऐसे क्या? तक कुछ ही नहीं सोचा मास्टर ने बनने की नहीं सोच रहे थे क्या? ना सर, 10 तक कुछ ही नहीं पता था। फिर डिसाइड किया, डेफिनेटली डिसाइड किया। बहुत बढ़िया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीताराम मंडा की तरफ। सीताराम इंटरव्यू में ऐसे शूट बूट होकर आया, ऐसे तो IAS के इंटरव्यू में तैयार होके जाते हैं, तो क्या सपना उधर ही तो नहीं बढ़ रहा है? हाँ सर, मेरी कोशिश तो है, अभी डॉक्टर बना हूँ, बाकी आगे इस फील्ड में मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया है जी। और मैं कोशिश करूँगा। सूट नया सिलवा के दिया क्या पेरेंट्स ने? हाँ सर। कितने रुपए का आया? ये कपड़ा और सिलाई कितने रुपए का खर्चा हो गया? सर 6,000 का पड़ा है। 6,000 रुपए का। 6,000 में तो 6 ड्रेस हो सकती थी। बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट सीताराम, आप अपनी जर्नी के बारे में शॉर्ट बताएं। 11वीं 12वीं टारगेट की 3 साल की जर्नी रही, थोड़े चंचल बच्चे भी रहे हुए हैं आप, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सर मैंने 11वीं में बढ़िया एकदम ढंग से पढ़ाई की और बड़ा ही सिंसियर बच्चा था। 11वीं के अंदर सिंसियर था, वेरी गुड। 11वीं के अंदर मैं बड़ा ही सिंसियर था और 12वीं के बाद 12वीं में फिर अमित और बाबूलाल ये मेरे रूममेट रहे। इनसे काफी कुछ सीखने को मिला। ये थोड़े 3 रूममेट रहे और तीनों डॉक्टर है सर। वेरी गुड। 700 नंबर, 671 नंबर और 665 665 नंबर। 3 रूममेट और तीनों डॉक्टर, 100% सक्सेस रेट।
बहुत बढ़िया। और सर हम सभी साथ मिलके पढ़ाई करते थे, एंजॉय भी सभी साथ मिलके करते, कोई भी काम हो तो एक दूसरे की हेल्प करते। तो चलो ये तो बातें अच्छी और पॉजिटिव और मतलब हॉस्टल की आपसी सहयोग की होगी। अब हॉस्टल के कोई विशेष एक्सपीरियंस बताएं आप। हॉस्टल में सर हम एंजॉय बहुत ज्यादा किया करते थे जी। बाकी हमें अक्सर तो लोग कहते हैं हॉस्टल जेल होती है, एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो खुद पे डिपेंड करता है कि हम कितना फ्रीडम फील करते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करते थे और खूब इंजॉय करते थे, कोई भी खेल को छोड़ा नहीं हमने। बहुत अच्छी बात। अब आते हैं रितिका शर्मा, मैं कह सकता हूँ डॉक्टर के साथ प्रोफेसर कह सकता हूँ, प्रोफेसर की तरह बोलती है, नॉन स्टॉप बोलती है। रितिका आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, पीसीपी के आपके एक्सपीरियंस खट्टे रहे या मीठे रहे? मीठे ही थे सर मेरे जी। एक्सपीरियंस तो बहुत जी। ही अच्छा एक्सपीरियंस था पीसीपी में आने के बाद। बहुत अच्छे डाउट जब तैयारी करते थे रैंक ऊपर नीचे चलती थी तब तो नहीं लग रहा होगा कि अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है? नहीं, तब तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन टीचर्स के पास जाते थे तो वो हमेशा मोटिवेट ही करते थे। अभी लास्ट तक भी मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर मुझे बहुत मोटिवेट करती। नेक्स्ट साक्षी खर्रा, आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। मार्क्स कैसे क्या आते थे आपके? मेरे स्टार्टिंग में तो नहीं आते थे, पर यहाँ पे मेरे को आने के बाद पढ़ाई का पता चला। बच्चों को देख के मैं मोटिवेट होती थी कि कितना अच्छा कर रहे हैं तो अपन को भी करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गई थी। 11th-12th से ही मेरे को पता चला कि क्या पढ़ाई होती है। यहाँ पे सेमिनार भी बहुत होते थे, उनकी वजह से ही मैं आज डॉक्टर बन पाई हूँ। बहुत बढ़िया। तो सीताराम जेंटलमैन, आप बताएं कोई हॉस्टल के कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करें आप। हॉस्टल में सर मेरे ये है कि मैं थोड़ा बच्चों को साथ वाले थे मेरे CS आपने ग्रुप बताया आपने, हाँ। उस ग्रुप के अंदर में मेरे हॉस्टल के फ्लोर पे जो रहते थे हाँ। उनको मैं कभी कभार डराया करता था। मैं क्या वो किस तरीके से डराते थे? उनको सर मैं ऐसे कि मेरे अंदर आत्मा घुस गया, मैं आपसे आपका बदला लेना चाहती हूँ। और ऐसे हो जाता है, कई बार ऐसे होता कि आत्मा आ गई तो इसका मतलब वो गांव में भूत बात आ जाता था, भूत नहीं घुस जाता था। हाँ प्रेत आत्मा। हाँ उसी हिसाब से सीरियल तो कोई वास्तव में आते थे या बनावटी करते थे? ना आते नहीं थे सर, बस मनोरंजन के लिए, उनको थोड़ा डराने के लिए ऐसे ही करता था सर मैं। तो क्या करते थे उस टाइम एक्टिविटी? उस टाइम सर मैं अपना सिर हिलाता, हाथ हिलाता और उनको डराता और उनको बोलता। कैसे, मेरे को प्रैक्टिकली करा के बताओ आप कैसे करते? उनको मैं ऐसे बोलता, आप नहीं छोड़ूंगा, आप नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होता? तो बच्चे समझते नहीं ये नाटक कर रहा है? ना बच्चे नहीं समझते, उनको उस टाइम में सर ऐसे ही डराता है जैसे कि लग रहा है कि रियल में इसके अंदर कुछ आ गया है और उनको ऐसे फील ही नहीं होता कि इसके अंदर। इसका मतलब आपके साथ के दोस्त थे वो भोले थे, नहीं तो किसी दिन आत्मा को पकड़ के उठा के पटके उतने पता आत्मा दौड़ गई। कुछ तो हाँ सर, कुछ डरपोक ज्यादा थे, कुछ बड़े भी थे, इतना ज्यादा जानते नहीं थे। मेरी हैबिट थी कि मैं जब चाहूँ ना तब मैं मतलब अपने हाथ के रोंगटे खड़े कर सकता हूँ। और उनको लगता मैं बोलूँ ना तब वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, फिर वो लगता बात तो ऐसे ही करे एकदम। तो इसका मतलब आप एक अच्छे एक्टर भी हो, अच्छी फिल्म भी बना सकते हो कभी। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे हॉस्टल में टू स्पेंड ए गुड टाइम बताता कि जब भी मुझे लगता है कि आप मुझे रेस्ट करना है, आप औरों से दूरी लेनी है, तो कई बार आत्मा भी अंदर ले आता था। नेक्स्ट रितिका, आप बताएं। अक्सर बस सुनते हैं बच्चे कोचिंग में टेंशन डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, तो आपके टेंशन डिप्रेशन की क्या स्थिति रहती थी? महीने में कितनी बार डिप्रेशन आता था? मैं तो कभी डिप्रेशन ही आता ही नहीं था, घर वाले जबरदस्ती डिप्रेशन में डालते थे। मैं तो कभी डिप्रेशन में नहीं थी। टेस्ट की तैयारी नहीं तो सोचते दे दूंगी, कुछ नहीं है, टेस्ट ही तो देना है, दे देंगे अपन को, क्या टेंशन है। मींस बोल्ड होकर फ्री माइंड आप रहा करते थे। हमेशा फ्री माइंड। कभी आपको लगा नहीं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? सिलेक्शन का तो मैं कभी सोचती ही नहीं थी, बस इतना था कि बस हार्ड वर्किंग करनी है, अपन से 100% होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट साक्षी खरा, बताइए कोई पलसाना साइड के कैचे कोई इंटरेस्टिंग किस्से बता दें। छह बोलते हैं कि उधर पलसाना की साइड में बोल के बताओ, आप अपने लोकल भाषा में वहाँ के ग्रामीण परिवेश के कोई संवाद बताएं। मेरा गांव में कोई भी लड़की इंग्लिश मीडियम में स्टार्टिंग में ज्वाइन कौन करी ही, मैं ही करी ही। और मेरे पापा ने बहुत सा लोग किया कि इन तो ठे पढ़ा ले। क्यों पढ़ा रहे हो छे? क्यों पढ़ा रहे हो छे? हां सर, ये बोला इन क्यों पढ़ा रहे हो छे? कहते हैं कि रुपया लगा रहे हो छे, ठे पढ़ा ले, ठे पढ़ ले सी गांव वाली। 6 रुपया क्यों लगा रहे हो छे? 2 ही क्यों नहीं लगा रहे छे? यही बोलता, पर पापा कदे कोई की कौन सुनी, हमेशा बेटा के बराबर राखी मन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संवाद के अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन करते हैं इस वीडियो को जो नीट एक्सपीरियंस देख रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं सक्सेस के लिए। अक्सर फिजिक्स को लोग तो हार्ड मानते हैं, आप अच्छा मानते हो? फिजिक्स है, उसके अंदर थोड़ा समझने वाला मैटर होता है, तो जिसके समझ में आ जाए उसके ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और
समझे तो इजी और नहीं समझे तो महाभारत। महाभारत हो जाती है जी। फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए अपनी, तभी फिजिक्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो सब्जेक्ट इजी लगने लग जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो अपना सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा easy बहुत हो बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रितिका, आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरा बायो है सर। बायोलॉजी। कितने नंबर आए नीट में आपके? 360 आउट ऑफ 360। 360 में से पूरे 360। हाँ, सर। और आपके बायोलॉजी में? मेरे 355। 355। आपके? 355। दो बच्चे बायोलॉजी में 355 का स्कोर कर रहे हैं, तीसरा 360 का कर रहा है। मीन्स हर सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहां फिजिक्स रैंक उठाता है वहां बायोलॉजी सिलेक्शन को भी कंफर्म करता है और उसका पूरा फायदा आपने उठाया। तो रितिका, बायोलॉजी के लिए नीट एक्सपीरियंस को आप टिप्स बताएं। बायोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। जितनी बार एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे बायोलॉजी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। और लगता है कि बोरिंग हो रहा है एक चैप्टर एनसीईआरटी का, लेकिन नहीं, उसे पढ़ो। जब तक एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तब तक उसमें नई चीज मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी महाभारत है, उसे नहीं समझा जा सकता कि एक वर्ड है ना एनसीईआरटी का, वो एक लाइन के बराबर होता है। इसलिए एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे ना मल्टीपल रिवीजन को आप फोकस करते हो। हाँ सर। तो लास्ट सक्सेस टिप्स फिर सब्जेक्ट बचा केमिस्ट्री। तो साक्षी, आपके पास चॉइस नहीं है, केमिस्ट्री के लिए नीट एक्सपीरियंस को सक्सेस टिप्स बताएं। केमिस्ट्री का तो सिंपल सा फंड है कि एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पूरा पेपर एनसीईआरटी में से आएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। और फिजिकल के लिए टीचर के नोट्स और मॉड्यूल कोचिंग के जो पीसीपी प्रोवाइड करवा रहा है वो करवाओ, बस हो जाएगा। केमिस्ट्री आराम से मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, इनऑर्गेनिक जी जी, इनऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बातें चल रही थी नीट सक्सेस स्टोरी, नीट के चयनित बच्चों के द्वारा, और नीट सक्सेस टिप्स बच्चों ने सभी दर्शकों को दिए, जिनके माध्यम से भविष्य में डॉक्टर आसानी से बना जा सकता है। फिर नीट अचीवर्स के साथ इसी श्रृंखला में आगे नए अचीवर्स से मिलेंगे। नमस्कार।